हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कि कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन के रूल्स क्या हैं और कॉम्पोजिशन का यूज़ करके आप अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं कि एक इमेज क्या होती है। एक इमेज 2 डायमेंशनल पिक्चर होती है जो 3 डायमेंशनल व्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, दिखा रही होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि कॉम्पोजिशन क्या होता है। कॉम्पोजिशन में हम डिसाइड करते हैं कि हमारा मेन सब्जेक्ट, हमारा फोरग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड और हमारा मिड ग्राउंड कहाँ पे कैसे प्लेस करना है अपने इमेज में। तो इसी को हम कॉम्पोजिशन कहते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कॉम्पोजिशन में अगर हम अपने फोरग्राउंड या मिड ग्राउंड में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो कहीं एक ऐसी जगह प्लेस नहीं होगा जहाँ से व्यूवर्स का अटेंशन उसकी तरफ सीख हो, या हम जो एक बताना चाहते हैं अपनी इमेज से स्टोरी, वो व्यूवर्स तक नहीं कन्वे होगी। तो इसीलिए जो हमारा कॉम्पोजिशन है वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि आप कॉम्पोजिशन को यूटिलाइज करके अपने स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसके पीछे कुछ लॉज हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी इमेज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो बात करते हैं पहले रूल से। जो पहला रूल है वो है रूल ऑफ थर्ड्स। इसमें हम अपने फ्रेम को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जहाँ पे हमारे 4 इंटरसेक्शन पॉइंट मीट करते हैं, हमारा मेन सब्जेक्ट उन्हीं 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स में से किसी एक जगह पे प्लेस होता है। इससे क्या होता है, हम जो व्यूवर्स का अटेंशन है वो डायरेक्टली सीख हो जाता है हमारे मेन सब्जेक्ट पे, और वो जो मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं अपने इमेजेस के थ्रू वो व्यूवर तक पहुंच जाती है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रूल ऑफ थर्ड्स की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन होता है, क्योंकि हम जो मैक्सिमम इमेजेस देखते हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ की हो या पोर्ट्रेट की हो या समहाउ लैंडस्केप हो, वो कहीं ना कहीं रूल ऑफ थर्ड्स पे टोटली बेस्ड होती है। तो इसके लिए इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड रूल की, जो है लीडिंग लाइन्स। एज जो नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे इमेज में कुछ ना कुछ ऐसी लाइन्स होंगी जो हमारा अटेंशन, हमारे व्यूअर्स का अटेंशन उस मेन सब्जेक्ट पे जाएगा जिस पे हम उसको दिखाना चाहते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे कुछ हम लीडिंग लाइंस का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली लीड टूवर्ड कन्वर्ज कर रही है किसी एक पॉइंट्स पे जहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम व्यूअर्स का अटेंशन चाहते हैं। तो वहाँ पे हम लीडिंग लाइन का यूज़ कर सकते हैं। बहुत केसेस में लीडिंग लाइंस का एग्जांपल ऐसे भी होते हैं कि हम एक एलिमेंट अपने फोरग्राउंड में, एक एलिमेंट हमारे मिड ग्राउंड में, और जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड में होता है। तो ऐसे करके हम अपने व्यूअर्स का अटेंशन टुवर्ड्स द मेन सब्जेक्ट फोकस कर सकते हैं। लीडिंग लाइन कॉम्पोजिशन समहाउ बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन होती है, क्योंकि बहुत केसेस में हमें लाइन स्ट्रेट भी नहीं मिलती, हमें कर्व लाइन का यूज़ करके अपने सब्जेक्ट को प्लेस करना होता है मिड ग्राउंड या बैकग्राउंड में, ताकि जो हमारे इमेज निकल के आ रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज प्रोड्यूस हो। तो इसके लिए हमें इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बात करते हैं अपने थर्ड रूल के बारे में, जो है सेंटर्ड कॉम्पोजिशन। फोटोग्राफी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहाँ पे एक्सेप्शंस भी बहुत हैं। उसमें से पहला एक्सेप्शन है सेंटर कॉम्पोजिशन का। सेंटर कॉम्पोजिशन में हम क्या करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम प्लेस करते हैं अपने फ्रेम के सेंटर में, समहाउ टू क्रिएट अ मूड। इसमें कुछ जॉनराज होते हैं, जैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में उसके साथ में कुछ ऐसे कंडीशंस जहाँ पे हमें सिमेट्री मिल रही है कि हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल डिस्टेंसेस हमें अपने फ्रेम में मिल रही हैं। उसके साथ में एक ऐसी कंडीशन जैसे रिफ्लेक्शन फोटोग्राफी। रिफ्लेक्शन फोटोग्राफी में सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम बीच में प्लेस करते हैं एज ए सेंटर में, तो वहाँ पे हमें बहुत ही एक अच्छी ड्रामेटिक इमेज निकल के आती है जो बहुत ही क्रिएटिव दिखती है। अब बात करते हैं अपने चौथे रूल के बारे में, जो है फोरग्राउंड एलिमेंट्स के बारे में। यहाँ पे एक ऐसी रूल जहाँ पे हम अपने इमेज को कंपोज करते टाइम अपने फोरग्राउंड या मिड ग्राउंड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं जिससे जो सब्जेक्ट है हमारा उसके टूवर्ड जो अट्रैक्शन है, जो इंटरेस्ट है, वो डेवलप हो जाता है फर्स्ट साइड में। यहाँ पे लाइक हम जब भी अपने फ्रेम को कंपोज कर रहे हैं तो हम ये डिपेक्ट करें कि हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम फोरग्राउंड में ऐड कर देते हैं, जिससे जो एक फोकस ऑफ अट्रैक्शन है, एक ड्रामा है, वो बहुत ही अच्छी इमेज निकल के आती है। इसके साथ में हमारी इमेज और डायनामिक बनती है। तो इसके लिए अगर हम इसको प्रैक्टिस करें तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्पोजिशन माना जाता है। तो बात करते हैं अपने पाँचवें रूल के बारे में, जो है डिसाइडिंग द राइट फोकल लेंथ। यहाँ पे फोकल लेंथ का बहुत ही बड़ा रोल होता है अपनी इमेज को कंपोज करने में। समहाउ जब भी हम अपनी इमेज कंपोज कर रहे हैं तो अगर हम किसी वाइडर फोकल लेंथ का यूज़ कर रहे हैं, किसी शॉर्ट फोकल लेंथ का यूज़ कर रहे हैं, जैसे 15 से 18 के बीच में, या 20 या 25,
तो वहाँ पे जो हमें विंग एंगल मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है समहाउ किसी नेचर फोटोग्राफी में या लैंडस्केप फोटोग्राफी में। उसी के साथ जब भी हम अपने फोकल लेंथ को टुवर्ड्स ग्रेटर मूव हो रहे होते हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो कंप्रेस हो रहा होता है। तो अगर हम स्ट्रीट या पोर्ट्रेट पे जा रहे हैं तो हम अगर यूज़ करें 55 से 80 के बीच में या 85 mm लेंस तो वो हमारे लिए परफेक्ट होता है। तो फोकल लेंथ और बाकी रूल्स को हमें अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बात आती है कि जब भी हम इमेज कैप्चर करें या कोई मोमेंट कैप्चर करें तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने सारे रूल्स को याद करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कुछ टाइम ये चीज़ें प्रैक्टिस में लाइए कि आप रूल ऑफ थर्ड्स का यूज़ करें, सेंटर्ड कॉम्पोजिशन का यूज़ करें या समहाउ लीडिंग लाइंस ढूंढें। तो इसी के साथ में अगर आप शूट कर रहे हैं तो 10 बार अगर आप इन रूल्स को फॉलो करके कैप्चर करेंगे तो 11वीं बार आपको इन रूल्स को याद करना नहीं पड़ेगा। ज़रूरी है कि आप जब भी एक डायनामिक इमेज क्लिक करें तो अगर आप इन रूल्स को ध्यान में रख के अपने सब्जेक्ट को अपने फ्रेम में प्लेस करेंगे तो आपका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही निखर के आएगा। तो इससे आपकी जो फोटोग्राफी है उसका स्किल बढ़ेगा, इससे आपकी जो इमेजेस निकल के आएंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।